नमस्कार, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। और एक जमाना था जब जो जंगें हैं वो मिसाइल या फिर बंदूकों के दम पर लड़ी जाती थी, लेकिन साल 2022 में एक नया हथियार सामने आया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। आज के जमाने में साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो क्रिप्टो करेंसी का एक अहम रोल है। वो क्या रोल है, वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी होंगी जो हमारे इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझा देंगे। शुरुआत करते हैं यूक्रेन और क्रिप्टो करेंसी के संगम को समझते हुए। तो युद्ध से ठीक पहले यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दे दी। 450 में से 272 सांसदों ने क्रिप्टो कानून के पक्ष में वोट किया। रूस के हमले से ठीक एक हफ्ते पहले यह मान्यता दी गई। हालांकि यूक्रेन सरकार के आधिकारिक जितने भी अकाउंट्स थे उन्होंने ये कहा कि इसका कुछ लिंक नहीं है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका कुछ लिंक है। उसके बाद जो सरकार का ट्विटर हैंडल है उससे क्रिप्टो करेंसी में दान देने की अपील की गई। ट्वीट में कहा गया, स्टैंड विद द पीपल ऑफ यूक्रेन, नाउ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, बिटकॉइन, इथेरियम एंड यूएसडीटी। अब इस ट्वीट में जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें दो क्रिप्टो वॉलेट्स के एड्रेसेस भी थे। एक एक्सेप्ट कर रहा था बिटकॉइन और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा था एथर और टेथर। अब इस ट्वीट पर सोचिए किसने रिप्लाई किया? पोल्काडॉट के फाउंडर गैविन वुड ने। और उन्होंने लिखा, इफ यू पोस्ट अ डॉट एड्रेस आई विल पर्सनली कंट्रीब्यूट $5 मिलियन। वो आप ट्वीट यहां पर देख रहे हैं। $5 मिलियन की मदद उन्होंने की। और उसके बाद यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माइखाइलो फेडोरोव ने ट्वीट किया कि वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने लिखा, दिस विल सर्टेनली कंट्रीब्यूट टू द यूक्रेनियन विक्ट्री एज वेल एज सपोर्ट सिविल पीपल, वी विल विन द बेस्ट पीपल विद अस। अब यूक्रेन को $51 मिलियन, दोबारा गौर से सुनिए, यूक्रेन को $51 मिलियन क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मिला। और 89,000 लोगों ने युद्ध शुरू होने के बाद क्रिप्टो करेंसी जो है वो डोनेट की। और ये कहां से हमने ये जो इंफॉर्मेशन है वो ली है? एलिप्टिक से, जो एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है। और आखिर में यूक्रेन अब मीम कॉइन्स भी एक्सेप्ट कर रहा है। और कौन सा मीम कॉइन? डॉज कॉइन। फेडोरोव ने लिखा, नाउ इवन मीम कैन सपोर्ट आवर आर्मी एंड सेव लाइव्स फ्रॉम रशियन इन्वेडर्स। तो कुछ इस तरीके से यूक्रेन और क्रिप्टो करेंसी का जो मिलन है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब रूस की बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनवरी में रूस की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो पर बैन का प्रस्ताव रखा था। यह जंग से पहले की बात है। उन्होंने वजह दी कि आर्थिक स्थिरता, आम लोगों के हालात और मॉनेटरी पॉलिसी। रूस में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को विकसित किया जा रहा है। यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करना एक मकसद है। लेकिन हमले के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस जिसे हम कहते हैं, पेनल्टीज जिसे हम कह सकते हैं। और यूक्रेन के डेप्यूटी पीएम ने, जो उनके ऑपोजिट साइड पर है, जो रशिया के ऑपोजिट है यूक्रेन इस लड़ाई में, उसके डेप्यूटी पीएम ने कहा कि मैं सभी अहम क्रिप्टो करेंसी से कह रहा हूं कि वो रूस के यूजर्स के एड्रेस को ब्लॉक कर दे। यह अहम है कि सिर्फ रूस और बेलारूस के राजनेताओं के नहीं, आम यूजर्स के अकाउंट भी बंद किए जाएं। लेकिन विश्व के बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने रूस के आम लोगों पर रोक लगाने से मना की। और कौन सी ये बड़ी एक्सचेंज है? बाइनेंस। बाइनेंस के फाउंडर शैंगपेंग जाओ ने बीबीसी रेडियो से कहा कि बहुत सारे रूस के नागरिक युद्ध से सहमत नहीं हैं, तो इसलिए वो आम नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट्स बैन नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। हालांकि इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, बाइनेंस ने दान जरूर किया यूक्रेन को। बाइनेंस ने यूक्रेन को $10 मिलियन दान में दिया। तो सवाल उठता है कि क्या रूस पर लगी जो प्रतिबंध हैं उसका सामना वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए कर सकता है या नहीं? इस पर हम हमारे गेस्ट के साथ चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आखिर में हम ये समझ लेते हैं कि क्यों और कैसे क्रिप्टो करेंसी एक हथियार की तरह इस पूरे क्राइसिस में सामने आ रहा है। 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले, क्रिप्टो करेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। एक फ्री सेटअप है। क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और आखिर में बिना किसी आईडी के भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 बड़ी वजहें हैं। तो चर्चा के लिए हमारे मेहमानों की ओर बढ़ते हैं। मलिक कोठाडिया, को फाउंडर और चेयरमैन फिनोवेशन लैब्स सिंगापुर, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल,
मेरा यही होगा कि क्या रशिया बच सकता है, जितने भी सैंक्शंस, जितनी भी पेनल्टीज, माफ कीजिएगा अभी मलिक हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त अजीत त्रिपाठी, एडवाइजर इंस्टीट्यूशनल कैपिटल पॉलीगॉन। तो अजीत जी, आप बताइए कि क्या रशिया बच सकता है सैंक्शन से इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसी का? सर देखिए, पहले तो रशिया हैज नॉट बीन सैंक्शनड. Russian central bank has been sanctioned, certain individuals have been sanctioned, and the agencies of the government have been sanctioned. So OFAC sanctions list पे जितने भी entities हैं, उन सबको Coinbase, Binance, ये सारे जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे लिक्विडिटी है, वो सारे रेस्ट्रिक्ट करते हैं. इवन ऑन द फ्रंट एंड्स ऑफ DeFi प्रोटोकॉल्स, सैंक्शनड एंटिटीज जो है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. तो सैंक्शंस कंप्लायंस जितना भी है, सारे क्रिप्टो एंटिटीज, दुनिया की मेजर एंटिटीज सारी उससे कंप्लाई कर रही हैं. तो ऐसा है कि तो रशिया बच नहीं सकता. अगर कल को कानून चेंज होता है और सरकार अमेरिका की ये कहती है कि भाई पूरे रूस की जितने भी लोग हैं या उन सबको आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए, उनको ट्रांसफर अलाउड नहीं है, तो ये जितनी भी एंटिटीज हैं सारी रेस्ट्रिक्ट करेंगी. तो कानून क्रिप्टो इंडस्ट्री फॉलो कर रही है. तो आप ये जो खबर फैल रही है कि क्रिप्टो कानून से बाहर है, सर केवल कैश कानून से बाहर है. कैश में सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्रिप्टो में नहीं होती. क्रिप्टो में 0.1% से भी कम मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है. तो आपको लगता है यही एक सबसे बड़ी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी एक बड़े वेपन या एक बड़े हथियार की तरह निकलकर सामने आए, या इसके अलावा भी अगर कोई और वजह है, आपको क्या लगता है? सर क्रिप्टो हथियार बन के नहीं सामने आया है. तो हुआ ये है कि ये जो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम है, ये हथियार बन के सामने आया है. यूएस डॉलर जो है वो वेपनाइज हो चुका है. यानी कि आप पूरे, अब जैसे अमेरिका ने पूरे सेंट्रल बैंक को सैंक्शन कर दिया रूस के, तो कल को ये किसी और देश के सेंट्रल बैंक को भी सैंक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो हथियार इस दुनिया में यूएस डॉलर है, क्रिप्टो नहीं है. क्रिप्टो जो भी कानून यूएस और यूरोप या बाकी देश बना रहे हैं, उन सब की इंडस्ट्री फॉलो कर रही है. तो ये जो खबर फैल रही है वो गलत है. और सबसे ज्यादा क्रिप्टो का यूज जो कर रहे हैं वो यूक्रेन के आम लोग कर रहे हैं, जिनको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है. यूक्रेन इज वन ऑफ द एक देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिप्टो का अडॉप्शन है और वो लोगों के काम आ रहा है. लेकिन अगर वही अगर काम आ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर रशिया इसे बचने के लिए इस्तेमाल करे, तो क्या इसे हथियार कहना गलत नहीं होगा? तो रशिया कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? डेटा नहीं है ना. तो रशिया के में जो आम आदमी है, कुछ लोग वो जरूर क्रिप्टो खरीद पा रहे होंगे, पर जो सैंक्शन एंटिटीज हैं उनके पास क्रिप्टो, जिनको जैसे रशियन बिलियनियर्स है ना, ओलिगार्क जिनको कहते हैं, उनको जितना पैसा उनके पास है यूएस डॉलर्स में, वो तो क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो, देयर इज नॉट इनफ क्रिप्टो इन द वर्ल्ड फॉर इन लोगों के लिए. तो क्रिप्टो इज नॉट बीइंग यूज्ड टू इवेड सैंक्शंस, मे बी इन स्मॉल अमाउंट्स. बट तो ये जो फंडामेंटल आपका जो असर्शन है वही ठीक नहीं है. क्रिप्टो थोड़ा बहुत हो सकता है यूज हो रहा हो, लेकिन कंपेयर टू यूएस डॉलर्स एंड कैश, क्रिप्टो का यूज रूस ज्यादा कर ही नहीं सकता अभी, क्योंकि सब लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, जितने भी एक्सचेंजेस हैं, सब कानून को फॉलो कर रहे हैं. कल को कानून बदलेगा तो उसको फॉलो करेंगे. तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूएस या यूक्रेन के जो वो फियर हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, वो तो जो क्रिप्टो विरोधी कुछ लोग हैं, जैसे येलन और जेनेट येलन और कुछ लोग हैं अमेरिकन सरकार में, वो ये इस समय पे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं. बट डेटा आप देखोगे और चैनालिसिस, ये जितने भी क्रिप्टो एनालिटिक्स वाले हैं, इनका डेटा आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई सैंक्शन से अवॉइड करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो का यूज बहुत कम है. 0.1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. ओके. और अगर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जैसे यूक्रेन कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन जो उनके एफर्ट्स हैं या फिर मिलिट्री एफर्ट्स को एड करने के लिए, तो ऐसे के चलते क्या हम देख सकते हैं कि ग्लोबल रेगुलेशन के कुछ स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं फ्यूचर में? हाँ, तो देखिए, हर देश अपने तरीके से रेगुलेट कर रहा है, लेकिन अब ये क्रिप्टो ऐसा इज मनी जो इंटरनेट बेस्ड है ना. तो इस समय, और इंटरनेट तो सारी दुनिया में है, तो लोगों को, इन देशों को मिलजुल के एक हार्मोनाइज सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे. वो बहुत ज़रूरी है. लेकिन उसमें इसको मतलब लेकिन क्या है ना कि जियोपॉलिटिक्स में सबका अपना अपना एजेंडा है. कोई भी ईमानदारी से सोच नहीं रहा है. जैसे अमेरिकन सरकार है, उसमें येलन और कुछ क्रिप्टो विरोधी लोग हैं जो डेटा तो देखते नहीं है. तो ये लोग खबरें फैला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्विटर पे. लेकिन जब हम कानून बनाएंगे तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा मिल बैठ के कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब डेटा कहाँ है और रियलिटी क्या है.
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं यील्ड फार्मिंग की, जो अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और स्पेशली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्ल्ड में उसी के अंडर ये आता है। ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इन सभी सवालों का जवाब ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। और अगर आप एक क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं और इससे और भी ज्यादा पैसे कमाने चाहते हैं जितना आप अभी कमा रहे हैं होपफुली, तो एक और नया वर्ड है यील्ड फार्मिंग, जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और जब मैं कह रहा हूं क्रिप्टो एंथुजियास्ट, तो आई एम श्योर आप काफी पब्लिकली उस एंथुजियाज्म को दिखाते हैं, मेरी तरह। देखिए, जैसे ईट स्लीप क्रिप्टो रिपीट, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज विजिबल टू यू। लेकिन कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, यील्ड फार्मिंग की आज हम बात करेंगे, जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव कई लोगों को लग रहा है। लेकिन क्या ये ल्यूक्रेटिव है या नहीं, उसकी जांच करेंगे। और साथ ही साथ इसके क्या रिस्क्स हैं वो भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्या है यील्ड फार्मिंग। तो डीफाई वर्ल्ड में निवेशकों के लिए ये आय का एक जरिया है। डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। क्रिप्टो कॉइन या टोकन को उधार देना इस प्रक्रिया में शामिल होता है। ब्याज या ट्रांजैक्शन फी के तौर पर निवेशकों को इससे मुनाफा मिलता है ना। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता है, ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है, लेकिन इसमें जोखिम ज्यादा हो सकता है। अब ये काम कैसे करता है? यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध कराते हैं जो उनके पास होती है। यूजर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या एलपीज कहा जाता है। वो क्रिप्टो कॉइन या टोकन लिक्विडिटी पूल में देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में सभी फंड होते हैं। एलपीज को फी या ब्याज डीफाई प्लेटफॉर्म से मिलता है। तो ये बेसिक्स हो गए इसके। लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं, हमने कहा था आप उसे भेजिए, सोशल मीडिया पर हमने ये सवाल पूछे थे। तो एक सवाल वरुण मनोचा का आया है, वो लेते हैं और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हाय, मैं वरुण बोल रहा हूँ। मैं क्रिप्टो पे इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, बट काफी कम रिस्क के साथ। सो मेरा क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी माइनिंग, यील्ड फार्मिंग और स्टेकिंग में क्या डिफरेंस है, और इन तीनों में बेटर ऑप्शन कौन सा है? थैंक्स। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। रोहास नागपाल हमारे साथ है, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई5 ब्लॉकचेन से। दूसरी तरफ सृजन भारद्वाज हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सोशल मीडिया पर। रोहास, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जरूर। तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम कोई भी दो क्रिप्टो का एक पेयर बनाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कमा सकते हैं। पर अगर आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सबसे सेफ आपके लिए और सबसे सिंपल होगा लेंडिंग। तो जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वैसे आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यूएसडीटी जो एक स्टेबल कॉइन है उसको लॉक कर दिया तो आपको करीब साल के 12-13% रिटर्न मिल सकता है उसके ऊपर। अब उसमें रिस्क यही है कि अगर एक्सचेंज बंद हो गया तो आपके पैसे खत्म। वो जैसे अगर बैंक बंद हो गया तो भी आपके एफडी खत्म हो सकते हैं, बस वो रिस्क होता है। पर उसके अलावा ये सबसे सिंपल तरीका होगा, मैं आपको यही रेकमेंड करूं। तो यील्ड फार्मिंग हमने भी आम शब्दों में समझाने की कोशिश की। और सृजन, अगर आप भी एक लाइन में आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है या आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो बता पाएं? मेरे हिसाब से यील्ड फार्मिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज मुझे डॉलर से अगर रुपी में ट्रांजैक्ट करना है तो मैं एक ब्रोकर के पास जाऊंगा। सिमिलरली यील्ड फार्मिंग में दो ऐसे क्रिप्टो एसेट्स जो आप ओन करते हैं, आप उन्हें पेयर कर सकते हैं और उस पर ब्याज कमा सकते हैं। जिस इंसान को जो एसेट स्वैप करना है वो उस यील्ड फार्मिंग पूल में आके उसे स्वैप करेगा और उसका छोटा सा परसेंटेज कमीशन आपको मिलेगा। रोहास, लेकिन ये इतना पॉपुलर कैसे हुआ यील्ड फार्मिंग? क्योंकि एक्चुअली ये पैसिव इनकम बोला जाता है इसको। तो क्योंकि ये पैसिव इनकम है और काफी आराम से आप एक बार शुरू कर दीजिए तो वो रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, तो शायद इसीलिए लोग उसको बहुत प्रेफर करते हैं। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं बहुत लोगों के लिए कि इट इज अ गुड आइडिया। अच्छा, तो सृजन आप बताइए कि जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे में उसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? जो यील्ड फार्मिंग के रिटर्न्स है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए सृजन? नॉर्मली जो यील्ड फार्मिंग के रिटर्न्स होते हैं ये कैलकुलेट होते हैं उस टोकन में जो रिवॉर्ड में मिलता है।
ये कैलकुलेट होता है टोकन एमिशंस के थ्रू। और फॉर एग्जांपल आज अगर मैं देखता हूँ, मुझे स्क्रीन पे दिखता है कि 100% रिटर्न मिलेगा, तो 100% मुझे उस टोकन के अमाउंट मिलेंगे। अब अगर मैंने यील्ड फार्मिंग में कोई ऐसा टोकन डाला या स्टेकिंग में कोई ऐसा टोकन डाला जो 90% वैल्यू लूज कर गया, तो मुझे कोई फायदा नहीं है एक्स्ट्रा 100% यूनिट्स का भी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या उस टोकन को स्टेक कर रहे हैं जिसमें आपका फंडामेंटल बिलीफ है और वो एक अच्छा रेप्यूटेड क्रिप्टो करेंसी है यानी, या आप किसी रिटर्न के चक्कर में एक न्यू टोकन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्की और अनसेफ है। ओके, अब रिस्क की बात कर ही रहे रोहास, कुछ रिस्क आप हमारे लिए पॉइंट आउट अगर कर सकते हैं यील्ड फार्मिंग के। जरूर। तो एक रिस्क होता है कि अगर आपने एक्सचेंज में डिपॉजिट लॉक किया है और एक्सचेंज ही बंद हो जाए तब आपके पैसे गायब। दूसरा होता है जो स्टेकिंग में एक रिस्क होता है ये कि सपोज आपको वो क्रिप्टो दे रही है साल के 25% रिटर्न, पर वो क्रिप्टो की ही कीमत हाफ हो गई, तो आप प्रॉफिट की जगह बहुत सारा आपको लॉस हो जाएगा। और तीसरा जो होता है लिक्विडिटी पूल्स में, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते देखा है और उनका बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, और अगर आप बहुत सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो ही आपको लिक्विडिटी पूल्स में जाना चाहिए, वरना आप लेंडिंग और स्टेकिंग कीजिए। तो इसे एनालाइज कैसे किया जाए उस पर भी आएंगे, लेकिन सृजन क्विकली अगर आप बता पाएं कुछ रिस्क अगर आप पॉइंट आउट कर पाएं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि बहुत हाई एपीवाईज को या बहुत हाई रिटर्न को चेस नहीं करना चाहिए। इस रिस्क में मैंने सबसे ज्यादा लोगों को पैसा लूज करते हुए देखा है अपने आसपास। मैंने खुद इसमें थोड़ा बहुत पैसा अपने इनिशियल डेज में लूज करा है। सेकेंड इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हैक हो गया या उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बग आ गया, ये भी एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। बहुत सारे हैकर्स इस फिराक में होते हैं कि कोई नया फीचर या कोई नया एक्सप्लॉयटेशन आए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसके थ्रू वो लोगों का पैसा लूट सके। तो जब आप हाई रिटर्न्स की बात करते हैं तो क्या परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, क्या आपने सुना है या आप सुनते हैं? मैंने जो अभी तक का हाईएस्ट देखा है एक दिन का वो 200% देखा है, पर वो फार्म अगले 6 घंटे बाद पैसे ही लेके भाग गया। तो मेरे हिसाब से तो जब भी कोई मुझे बोलता है कि मैं दिन के 5% 10% कमा सकता हूँ, मैं दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई लालच है इन हाई रिटर्न्स का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई भी ऐसा आपको ऑफर नजर आता है जो लगता है कि ये थोड़ा सा अनट्रू हो सकता है, फेक हो सकता है, तो उससे बच के जरूर रहिए। रोहास, एक तो ये हो गया, लेकिन और क्या टिप आपकी होगी, क्योंकि हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं, तो एक एनालाइज किया कैसे जाए अगर मैं किसी एक यील्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट में एंटर हो रहा हूं, तो किन बातों का मैं ध्यान रखूं ताकि धोखा मेरे रास्ते में ना आए? जरूर। आपको एक याद रखना है कि जब आप ये कर रहे हैं तो आपको वही टोकन मिल रहा है जो आपने लॉक किया है, पर जानना यह जरूरी है कि वो टोकन करता क्या है, क्योंकि अगर वो टोकन सिर्फ आपको और टोकन दिए जा रहा है तो ये पॉन्जी स्कीम हो गई, तो ये एक ना एक दिन तो फेल ही होनी है। तो आपको वही स्टैंडर्ड ROHS मैकेनिज्म ट्राई करना है कि ये जो प्रोजेक्ट में मैं डाल रहा हूं उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन या लोग कौन है, उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है, उनका टेक्नोलॉजी या एल्गोरिदम क्या है, और उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी बड़ी है। और मैं एडवाइस करूंगा कि जो टोकन $1 बिलियन से कम की मार्केट कैप होते हैं उनमें थोड़ा आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। जो इस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादा सेफ रहेंगे आपके लिए। जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यील्ड फार्मिंग पर चर्चा करने के लिए, धन्यवाद। लेकिन अगर आपके कोई और डाउट है इस विषय को लेकर या कोई और विषय को लेकर, या आपको लगता है कोई एक टॉपिक है जो हम अगले एपिसोड्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर NDTV इंडिया को टैग कीजिए, हैशटैग डालिए क्रिप्टो विद NDTV। मेरा नाम अरुण सिंह है, मुझे आप कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं, टैग कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप वीडियो के जरिए भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से शूट कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेज दीजिए, लेकिन हमें टैग जरूर कीजिए और हैशटैग क्रिप्टो विद NDTV साथ में जरूर डालिएगा, जिसकी वजह से हम वो इजीली चेक कर पाएंगे। इसी के साथ ही वक्त हो गया है कि मैं आपको कहूं अलविदा। यही वक्त हमारे पास था फॉर कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। It's goodbye from my side.